Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, today we will discuss the following topics. First of all, we will discuss friction and its causes. Then we will see limiting friction, coefficient of friction, rolling friction and its applications, and then we will see short questions at the end. Students, you are supposed to listen and watch all these topics very carefully. These are very much important, and you have to focus on these topics so that you can remain safe from any kind of problem in your exams. Now, what is friction? Friction is a force that opposes the motion of one surface of another surface, right? यानी वो फोर्स जो किसी भी सरफेस को दूसरी सरफेस पे मूव करने से रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. सो अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सुन एज अ बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये प्रोड्यूस होती है. In case of solids, the force of friction between two bodies depends upon many factors such as nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them. यानी कि वो जो दोनों सरफेसेस हैं वो एक दूसरे पे जब मूव कर रही हैं तो उनकी नेचर क्या है, क्या वुड पे मूव कर रही हैं या वुड आयरन पे मूव कर रही हैं या वुड ग्लास पे मूव कर रही हैं या प्लेन सरफेस पे मूव कर रही हैं या रफ सरफेस पे दूसरी सरफेस मूव कर रही है. और दूसरा उनके दरमियान जो प्रेसिंग फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली सरफेस है जो मूव कर रही है दूसरी सरफेस पे, उसका वेट कितना है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके ऊपर, कितना एक्शन उस पर एक्सर्ट कर रही है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फ्रिक्शन के टॉपिक में देखते हैं. तो ये क्या याद रखना है कि जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे मूव करने से रोके उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. ठीक है. Now we will see how friction produce. No surface is perfectly smooth. यानी कहते हैं कि कोई भी जो सरफेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ या प्लेन नहीं होती. ठीक है. A surface that appears smooth has pits and bumps that can be seen under a microscope. यानी अगर हम किसी भी सरफेस का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, उसको देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें उसमें कुछ पिट्स एंड बम्प मतलब अप्स एंड डाउन, कुछ सरफेस कहीं से ऊंची होगी कहीं से नीची होगी, वो नज़र आएंगे. ठीक है. सो फिगर में हम देखते हैं कि अगर टू वुडन ब्लॉक्स हैं विद देयर पॉलिश सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट जो हमें नज़र आते हैं, कहते हैं मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट शोज द गैप्स एंड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन दैम. वो क्या बताते हैं, उनके अंदर जो गैप्स हैं और जहाँ वो आपस में कॉन्टैक्ट हुए हैं. ठीक है. द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ट. यानी वो कोल्ड वेल्ट का मतलब है एक दूसरे को वो जोड़ देते हैं, एक दूसरे में वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो दूसरी सरफेस पे मूव नहीं कर सकती. ये जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं ना, इसकी वजह से मतलब हर सरफेस में होते हैं. तो एक सरफेस जब दूसरे में मूव करती है तो जिस तरह से हमारे हाथों की फिंगर्स जब हम एक दूसरे के साथ करते हैं ना तो आप देखते हैं कि बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लॉक्ड हो जाती हैं. इस तरह से वो पिट्स एंड बम्प एक दूसरे के साथ लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस पे मूव नहीं कर सकती, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का. These cold welts resist the surfaces sliding over each other. Adding weight over the upper block increases the force pressing the surfaces together and hence increases the resistance. Thus, greater is the pressing force, greater will be the friction between the sliding surfaces. बेटा आप इसमें देख रहे हैं कि अपर ब्लॉक के ऊपर जब वेट रखा है तो उससे उसका जो वेट है यानी जो उसकी प्रेसिंग फोर्स है नीचे की तरफ, नीचे वाले ब्लॉक पे वो ज़्यादा हो गई है. तो जब प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी. तो बात आपने याद रखनी है कि ग्रेटर द प्रेसिंग फोर्स तो ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस. जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. Now we have to see limiting friction. The maximum value of friction is known as the force of limiting friction. It depends upon the normal reaction pressing force between the two surfaces in contact. मतलब अगर दो सरफेसेस हैं जैसे कि ऊपर वाले ब्लॉक्स में फिगर में आपने देखे हैं तो वो जो ब्लॉक्स हैं, ऊपर वाला जो ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक पे वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेसिंग फोर्स, और ज़ाहिर है नीचे से भी रिएक्शन हो रहा है. तो कहता है कि जितना ज़्यादा ये नॉर्मल रिएक्शन यानी प्रेसिंग फोर्स इतनी ज़्यादा होगी उतनी जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. नाउ वी हैव टू सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन.
The ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is called the constant. ठीक है, this constant is called the coefficient of friction. यानी जो limiting friction Fs है और जो normal reaction है उनके दरमियान जो रेशियो है वो एक constant value होती है, और इस constant value को हम कहते हैं coefficient of friction. It is represented by mu. ये जो symbol बनी हुई है इसको हम कहते हैं mu. ठीक है, सो म्यू किसके इक्वल होगा? म्यू इज इक्वल्स टू एफ एस ओवर आर. रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ के अंदर होती है, सिमिलर चीज़ों के दरमियान हम उसका निकालते हैं कंपैरिजन. ठीक है, सो कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू एफ एस ओवर आर. तो अगर हमें एफ एस नहीं, नॉर्मल जो फोर्स है रिएक्शन, वो जो आपका है आर जिसको हम कहते हैं प्रेसिंग फोर्स, वो आएगी एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर. ठीक है, इफ़ एम बी द मैस ऑफ द ब्लॉक देन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी एम क्या है? मैस उस ब्लॉक की जो आपने रखा हुआ है. सो रिएक्शन किसके इक्वल होगा? वेट का. जितना अपर ब्लॉक नीचे वेट एक्सर्ट करेगा उतना ही वो रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है ना एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. और ये भी आपको पता है कि वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के. तो आर किसके इक्वल होगा? एम जी के. अब हमने ऊपर देखा है कि एफ एस जो है वो किसके इक्वल है? म्यू आर के, और आर इक्वल है एम जी के. तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी? एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. क्या इक्वेशन बन रही है आपके पास? एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. और ये बात याद रखनी है, एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ रेशियो बिटवीन टू सरफेसेस, दैट्स वाई इट हैज़ नो यूनिट. ये हमेशा याद रखें कि रेशियो जो है हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को शो करती है ना, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो ये है जी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है एफ एस, एस फॉर स्टैटिक होता है. ठीक है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कॉल्ड द कांस्टेंट. ठीक है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो इस कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और म्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? एफ एस ओवर आर के. और एफ एस जो है वो किसके इक्वल हो गई? म्यू आर. हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. और एम जो थी वो मैस थी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, तो आर जो है वो क्या है? वेट के इक्वल. फिर जो वेट है वो इक्वल है एम जी के. मैं दोबारा सब रिपीट कर रही हूँ. तो आर किसके इक्वल होगा? एम जी के. तो फिर एफ एस जो म्यू आर के इक्वल था वो इक्वेशन बन जाएगी एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू जी. नाउ वी विल सी व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन. Students, before it we have discussed sliding surfaces, as you have seen the movement of one block over another block or another surface. That was sliding friction. When surfaces are slides, you know, sliding over each other, then in that case the friction is known as sliding friction. But remember, what is rolling friction? When a surface roll over on another surface with the help of wheels, that friction is known as rolling friction, as you can see in the diagram. So students, the question is why rolling friction is less than sliding friction. So you have to remember that when the axle of a wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force. The reaction force acts at the contact points of the wheel in a direction opposite to the applied force. The wheel rolls without rupturing the cold welds. That is why the rolling friction is extremely small than sliding friction. तो बेटा याद ये रखना है कि स्लाइडिंग करते हुए एक सरफेस की दूसरी सरफेस पे तो कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है. ठीक है, कोल्ड वेट ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन जब कोई सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पे रोल ऑन कर रहा होता है, रोल करता है रोलिंग फ्रिक्शन के साथ, मतलब व्हील्स मूव करते हैं जैसे गाड़ियाँ मूव करती हैं, तो जो दूसरी सरफेस जैसे रोड है, रोड के साथ उनका कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है. तो इसलिए जो है वो जो फ्रिक्शन है इस केस में बहुत कम होती है. ठीक है, और यही रीज़न है कि हम डीप फ्रीजर्स के नीचे, बड़ी बड़ी अलमारियों के नीचे और हैवी चीज़ों के नीचे हम आजकल व्हील्स लगा लेते हैं, ताकि वो जो हमें उठाने की ज़हमत करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत. Now we have to see the applications of rolling friction, and I have already told you that rolling friction is that friction which exists when a body moves with the help of wheel, right? So in rolling friction, the contact area between the sliding surfaces, or you know the surfaces in contact, is less as compared to sliding friction. That's why rolling friction is less than sliding friction. So now we have to see its application. So the fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings or roller bearings
to reduce losses due to friction. The wheel would not roll on pushing if there would be no friction between the wheel and the ground. Thus, friction between the wheel and the ground is desirable for wheels to roll over a surface. बेटे ये बात याद रखनी है कि फ्रिक्शन के सिर्फ डिसएडवांटेजेस नहीं है, यानी ये इसके ड्रॉबैक सिर्फ नहीं है, इसके नुकसानदेह नहीं है, बल्कि समटाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होती है. जैसे कि आपने देखा है कि जब बारिश होती है, रोड स्लिपरी होते हैं, तो फ्रिक्शन की उसके अंदर लेस फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ जो हैं वो खुदा न खास्ता स्लिप हो जाती हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं. ठीक है. सो इट इज़ dangerous to drive on a wet road because the friction between the tires and the road is very small. This increases the chance of slipping the tires from the road, and the threading on tires is designed to increase friction. आपने वो टायर्स देखे हैं ना गाड़ियों के, उनके ऊपर कुछ हमने पिट्स एंड बम्प्स से बनाए हुए होते हैं. वो इसलिए बनाए हुए होते हैं, जिनको हम थ्रेड्स कहते हैं, थ्रेडिंग कहते हैं उसको, ताकि वो ग्रिप प्रोवाइड करें. ठीक है, ताकि गाड़ी स्लिप ना हो जाए एकदम. ठीक है, तो इन जगहों पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन वैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है. द थ्रेडिंग ऑन टायर्स इज डिजाइंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. Thus, threading improves road grip and makes it safer to drive even on the wet road. A cyclist applies brake to stop bicycle. As soon as brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to slide over the road. Since sliding friction is much greater than rolling friction, therefore the cycle stops very quickly. इसमें बेटा ये होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं ना साइकिल की, तो जो साइकिल के व्हील रोल ओवर हो रहे होते हैं ना, वो रोलिंग करना छोड़ देते हैं और स्लाइड करना, यानी वो एक सरफेस जो रोड है उसके ऊपर बिल्कुल स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाती है. और आपको पता है फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस ऑन अनदर सरफेस. तो इसलिए वो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो ब्रेक लगाने पे कन्वर्ट होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, जिसकी वजह से वो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, तो जो बॉडी है वो साइकिल जो है वो जल्दी रुक जाती है. और वैसे भी जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर थ्रेडिंग मैंने पहले भी बताया वो बनी होती है. मतलब कभी गौर से आप टायर्स को देखें ना, तो अप्स एंड डाउन कुछ बने होते हैं, कुछ थिक पोर्शन होता है, कुछ लाइट होता है. वो बेसिकली उनका पर्पज़ होता है ग्रिप प्रोवाइड करना. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Now we will see the short questions. First we have to see that why is it dangerous to travel on the roof of a bus? कि बस की छत पे सफ़र करना क्यों ख़तरनाक है? तो इसका आंसर है कि it is dangerous to travel on the roof of a bus because when the driver applies the brakes, the passengers on the roof may fall due to inertia. यानी जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वैसे तो पैसेंजर्स रेस्ट में होते हैं, लेकिन जब ब्रेक लगती है तो गाड़ी को एक जोल्ट लगता है, सडन जो है वो एक झटका सा लगता है, जिससे कि वो जो पैसेंजर्स हैं वो उनको भी वो शॉक जो है ना, वो जो जोल्ट है वो उनको भी लगता है. लेकिन वो चूँकि रेस्ट में होते हैं तो वो इनर्शिया की वजह से अपनी उस कंडीशन में चेंज को रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी द पैसेंजर्स ऑन रूफ ऑफ बस वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन विद द बस. यानी वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दे कैन फॉल ड्यू टू इनर्शिया, इस वजह से वो गिर भी सकते हैं. यानी वैसे बस के लिहाज से आपने पढ़ा था ना कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव हैं दोनों आपस में, तो बस के लिहाज से तो वो रेस्ट में होते हैं, लेकिन जितनी बाकी सराउंडिंग्स हैं उसके लिहाज से वो मोशन में होते हैं. तो सडन जब ब्रेक लगती है तो गाड़ी आपको पता है ना वो वाइब्रेट सी करती है, तो जिस वजह से उनको वो झटका सा लगता है और वह गिरने का उनको खतरा होता है. Why does a passenger move outward when a bus takes a turn? कहता है कि जब एक बस टर्न लेती है तो वो पैसेंजर्स क्यों बाहर की तरफ गिरते हैं, क्यों उनका साइड जो वो बाहर की तरफ होती है. तो इसका आंसर है कि when a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. यानी वो बाहर की तरफ को झुक जाते हैं. It is due to inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward. यानी वो बेसिकली बस के साथ उनकी मोशन होती है ना, ठीक है, मतलब वो रेस्ट में होते हैं उस कंडीशन में, लेकिन वो चूँकि स्ट्रेट लाइन ही वो चल रही होती है, तो जैसे ही वो टर्न आता है ना, ठीक है, तो वो चूँकि टर्न लेती है, इस वजह से वो इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से वो भी एक तरफ को बेंड हो जाते हैं, यानी वो आउटवर्ड यानी एक तरफ को झुक जाते हैं. ठीक है, ये हमने कॉमन देखा हुआ, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है. What will be the tension in a rock that is pulled from its ends by two opposite forces 100 Newton each? ठीक है,
फिर मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रॉक, के रस्से में टेंशन कितनी होगी, फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग वाली टेंशन, दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच। तो आप देखें कि दोनों तरफ से उस रॉक पे 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से बराबर लग रही है, तो बॉडी जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो कहता है कि अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल आल्सो बी 100 न्यूटन। तो टेंशन भी कितनी होगी, 100 न्यूटन, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जब दोनों इक्वल फोर्सेस लग रही हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। जाहिर है बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें फोर्स ज़्यादा तरफ, और हमें ये भी पता है कि वो जो फोर्स है यानी वो वेट के इक्वल होती है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन और वेट इक्वल होता है, वेट फोर्स के इक्वल होता है। तो चूंकि दोनों फोर्सेस 100 न्यूटन की है तो टेंशन भी जो है वो कितनी होगी, 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। वो कहते हैं कि जब एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं और ऑपोजिट होते हैं तो फिर बॉडी मूव किस तरह से करता है। तो बेटा इसका बहुत सिंपल आंसर है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है ना, एक्शन एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाता है, जबकि रिएक्शन दूसरा बॉडी पहले वाली बॉडी पे लगाता है जो एक्शन लगाता है, ठीक है। तो वो दोनों चूंकि टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं, बेशक उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि रीज़न ये है इसकी बॉडी की मूवमेंट की कि वो दोनों अपोजिट बॉडी पे लग रहे होते हैं, अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगते हैं और अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहे होते हैं। अगर दोनों एक्शन और रिएक्शन देखें एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, एक बॉडी पे लग रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, तो फिर वो अगर दोनों इक्वल हो और ऑपोजिट हो तो फिर वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे आपने देखा वो रॉक वाली एग्जांपल जिसमें दोनों तरफ से 100 न्यूटन फोर्स लग रही थी, तो वो जो था वो उस पर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 100 न्यूटन। तो टग ऑफ वार में आपने ये देखा होगा अक्सर रस्साकशी करते हुए जब दो टीमें पुल कर रही होती हैं, खींच रही होती हैं ना, तो उसमें रीज़न यही होती है कि उसी डायरेक्शन में दूसरी टीम मूव करती है जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वो सेम बॉडी पे हो रहा होता है, लेकिन जब एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो, एक बॉडी पे रिएक्शन दूसरे पे हो रहा हो, तो उस केस में बॉडी की मूवमेंट पे असर नहीं पड़ता। जिस बॉडी पे मूवमेंट यानी एक्शन ज़्यादा लग रहा होगा, बॉडी जिसको मूव करना है वो करता रहता है। तो ये इसका आंसर है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट, but body moves because action and reaction are applied on two different bodies. The two forces can only cancel the effect of each other if they will act on the same body. This is the reason that body moves even in the presence of action and reaction. Now next question is, why is the law of conservation of momentum important? कि उसकी क्या importance है? तो इसका आंसर है, law of conservation of momentum is an important law and has vast applications. It is applicable universally not only for smaller bodies like electrons and protons but also for large bodies like planets and stars. यानी ये तमाम जो यूनिवर्स के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रिपीट कर दूं यहाँ पे क्या था कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। और मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, वो जिसमें हमने एप्लीकेशन सारी गन वाली भी डिस्कस की थी। और वो तो आपने याद रखना है कि एक तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हर छोटे बड़ी बॉडीज़ पे ये इफेक्ट करता है, मतलब उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसकी जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स से लेके बड़े बड़े प्लैनेट्स तक, जो कि उनकी मास भी होती है और वो मूव भी करते हैं, लेकिन उनका मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये है जी कि इसकी इम्पॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और वास्ट एप्लीकेशन है इसकी। नाउ वी हैव टू टेक अ रिव्यू. We have discussed friction and its cause. Friction is that force which opposes the motion of one surface on another surface. We have seen the reason of friction is this, that no surface is perfectly smooth. It has pits and bumps. When any surface moves on another surface, then due to pits and bumps, surfaces interlock with each other. That's why body cannot move. So we have also seen sliding friction when a body slide over one surface or another surface. एक बॉडी दूसरी सरफेस पे जब स्लाइड करती है तो उस केस में जो फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफएस, ठीक है। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा था, म्यू इज इक्वल टू एफएस ओवर आर को देखा था, और एफएस इज इक्वल्स टू वो हमारे पास था म्यू आर, जिसके अंदर हमने देखा था आर इक्वल था वेट के और वेट इक्वल था एम जी के। तो फिर एफएस हमारे पास जो आ गया था वो
वो म्यू एम जी के पास आ गया था, यूनिट उसके भी नहीं बराबर। और यूनिट मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट जो है म्यू जो था वो चूँकि एक रेशो थी, ठीक है, दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं थी। फिर हमने देखा रोलिंग फ्रिक्शन वो होती है जो कि व्हील्स की मदद से या बॉल बेयरिंग की मदद से होती है, और इस फ्रिक्शन के अंदर चूँकि सरफेसेस का कॉन्टेक्ट एरिया आपस में कम होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए हम आजकल जो हैवी मशीनरी है जैसे डीप फ्रीज़र हो गया और इस तरह की हैवी चीज़ें हो जाती हैं, उनके नीचे हम व्हील्स लगाते हैं ताकि उनको मूव करवाने में एक जगह से दूसरी जगह आसानी हो। फिर हमने कुछ रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं। तो बेटा ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है ताकि आपको पेपर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay students, hopefully you have understood all these topics and now you have to work hard. You have to prepare them with all the formulas, definition and explanation with examples, right? Student, you are supposed to prepare each and every topic side by side so that during your exams you can easily attempt your paper, right, without facing any kind of problem. Hopefully you will be working very hard. So stay at home, stay safe. Allah Almighty may bless you all the time. Thanks and Allah Hafiz.